जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NCERT 6 ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो आइए समझते हैं मानचित्र। मानचित्र क्या होता है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। ग्लोब में कुछ अध्ययन की सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। कब साबित होता है पूरा? जब पृथ्वी का अध्ययन यानी कि पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश राज्यों पृथ्वी का है, जो ये पृथ्वी होता है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो एक भाग पृथ्वी का एक भाग इस तरफ वाला भाग, तो पृथ्वी का एक भाग जैसे अपने देश राज्यों जिलों शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। पूरी पृथ्वी का उपयोग नहीं, मानचित्र। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। ये मान लो पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिम पूर्व। तो ये वाला हिस्सा मान लो ले लेते हैं। ये पृथ्वी है, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ का हिस्सा ले लेते हैं मानचित्र। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। किस सतह पर? चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र है जो हमारे ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों का एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। देखिए, अगर भारत का नक्शा देखें, एक मिनट, भारत का नक्शा, भारत का नक्शा देखिए, भारत का नक्शा, ये मान लो भारत का नक्शा हो गया। ये मान लो भारत का नक्शा हो गया। तो ये भारत का नक्शा दर्शाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ मानचित्र होते हैं बड़े क्षेत्रों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। एटलस जैसे बुक हो गई। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। एटलस में बहुत सारे मानचित्र दिए होते हैं। किसी का भारत का हो गया, अमेरिका का हो गया, अफ्रीका का हो गया, और मान लो कि राज्य हो गए, तो वे सब मिक्स करके ही एटलस बोलते हैं। तो मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र कई प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ
भौतिक जो मानचित्र होता है पृथ्वी की आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाता है। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागरों इत्यादि को दर्शाते हैं, उसे मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप, इंग्लिश में हम फिजिकल मैप को बोलते हैं। फिजिकल मैप किसे कहते हैं? जैसे मान लो पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, ये सब भौतिक मानचित्र कहलाते हैं, भौतिक मानचित्र के में आते हैं। फिर दूसरा मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र। जैसे राज्य, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के कई विभिन्न देशों और राज्य उनके सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। राजनीतिक मानचित्र में कौन कौन से चीज़ आती हैं? राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर हो गए, गांव हो गए, ये सब राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। पॉलिटिकल मैप, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप भौतिक मानचित्र को हम फिजिकल मैप बोलते हैं, उसमें आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये इत्यादि। और राजनीतिक में नगर, राज्य, शहर, गांव। फिर आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र, तीसरा मानचित्र कौन सा है? थीमेटिक मानचित्र। तीसरा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र। इस मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो मानचित्र होता है तो ये विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र हो गया, रोड, जैसे मान लो जैसे मान लो भारत है, भारत में कई रोडें हैं, तो वहाँ पर थीमेटिक मानचित्र का यूज होता है। जो सड़क मानचित्र, सड़क वड़क हो गई, ये सब सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र को इंग्लिश में थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योग, वर्षा, सड़क, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाता है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। उचित नामकरण, ऊंचा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। घटक अलग हो गया, घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी का क्या मतलब है? मानचित्र एक आरेखण द्वारा होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी वास्तविक रहे। तभी यह संभव हो सकता है जब कागज एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जो मानचित्र में दिखाया गया है पैमाना स्थल, तो वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी, डिस्टेंस, जो यह 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर
2 सेंटीमीटर की से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके चित्रण को पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार मानचित्र किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। किसी भी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों और देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। पैमाना मान लीजिए कोई भी हो गया, पटरी, ये स्केल, ये सब होती है। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 सेंटीमीटर यानी कि स्थल को 500 किलोमीटर को, यानी कि मानचित्र में जो डिस्टेंस है वह 5 सेंटीमीटर की दी गई है और वास्तविक जो है स्थल की 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसे कहते हैं? जो 5 सेंटीमीटर मानचित्र में दिखाते हैं और उसका स्थल 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं, उसे हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र को 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। 500 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र को छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। ये देखिए, ये हो गया खेल के मैदान, ये पेड़ हो गया, ये कुछ दूरी पर है, ये सामुदायिक केंद्र हॉस्पिटल, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पर दुकानें हो गई, ये कुआं हो गया, ये विद्यालय हो गया, ये विकास का घर हो गया, ये शीला का घर हो गया, करीम का घर हो गया। तो यहाँ से जो तय की गई दूरी होती है, यानी कि मानचित्र में दर्शाया गया है 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, और जो वास्तविक दूरी है जो वो 10 किलोमीटर 500 किलोमीटर। यहाँ से जो दूरी हो गई विद्यालय की 2 सेंटीमीटर बराबर समझो 10 किलोमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, ये पैमाना हो गया, मीटर हो गया। अब हम दिशा पढ़ते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। ऊ या तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब
आप दूसरी दिशाओं में जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बंधु कहते हैं। चित्र 4.2, ये 4.2 है चित्र। तो इसमें ये कह रहा है कि मुख्य 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सॉरी ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बंधु कहते हैं। बीच की जो 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम पूर्व, इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा से विद्यालय की दिशा, वही जो भी पहले दिखाए थे मानचित्र। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनें, सड़कें, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ एवं कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र को, भाषा को नहीं जानते हैं तथा किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों की सहायता से जान सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? रूढ़ प्रतीक इसे कहते हैं मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। जैसे प्रतीक की बात कर रहे हैं तो ये जैसे प्रतीक हो गए, ये प्रतीक हो गए, ये अलग प्रतीक हो गया, ये भी अलग प्रतीक हो गए, ये भी अलग प्रतीक हो गए, ये प्रतीक हो गए, ये भी अलग प्रतीक हो गए। तो ये सब ये सब प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये जो सभी प्रतीक हैं तो यह एक संबंध है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल
जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारी और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। तो आज के समय में मैप हो गया है, गूगल मैप। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ऐसे 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 ऐसे। मान लो यहाँ पे घर है तो यहाँ का रास्ता आपको पता नहीं है, कईयों रास्ते नहीं हैं, यहाँ पे मिलो तो दोस्त का घर मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। कुछ रास्ते होंगे जो बिना आरेखण के, इससे भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, फिर जाके इधर से आ सकते हैं। तो इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र कच्चे आरेखण को बिना पैमाने से खींचा जाता है, उसे हम रेखा मानचित्र कहते हैं। रेखा मानचित्र किसे कहते हैं? ऐसे आरेखण जो कच्चे आरेखण को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे से क्षेत्र, ये छोटा क्षेत्र है, तो इसके द्वारा जो बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है उसे हम खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पास हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। समझने के लिए, जब हम बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, यहाँ से समझिए, किसी कमरे की जो लंबाई चौड़ाई है जिसे मानचित्र में नहीं दर्शाया जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और उसे हम खाका कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर ये भी कह सकते हैं, तो इसे हम खाका कहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र के घटक कौन से होते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कौन होते हैं? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर जो बताया था अभी। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कौन सा मानचित्र जो विस्तृत जानकारी, विस्तृत जानकारी, बड़ी सी जानकारी प्राप्त करता है? प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायता होते हैं? फिर आता है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। ये हो गया थीमेटिक मानचित्र हो गया। नीले रंग का इस्तेमाल किसे
दिक किसे दिखने में किया जाता है? जल, पर्वत, मैदान हो गया। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों के लिए। पैमाना आवश्यक है किस लिए? पैमाना मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो ये हो गया चैप्टर ओवर। फिर से देख लीजिए क्या मानचित्र से देखिए। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पर्वत पठारों, मैदानों, नदियाँ, जल सागर, महासागर, ये सब को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र उसे कहते हैं। नगर, शहर, गांव, राज्य, उसे हम राजनीतिक मानचित्र। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे मान लीजिए सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले जो होते हैं उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, ये सब थीमेटिक मानचित्र होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होती है? मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा सा कागज के एक पन्ने में दर्शाया जाता है। उसे हम यह कह सकते हैं कि छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। फिर छोटे पैमाने किसे कहते हैं? छोटे पैमाने वाले मानचित्र, ऐसा मानचित्र जो 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाया जाता है, उसे छोटे मानचित्र कहते हैं। फिर आता है दिशा। मानचित्र के ऊपर जो दाहिनी तरफ दिशा दिया गया है, एक निशान बन जाता है, एक निशान बना होता है, उसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ऐसे कह सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो प्रधान दिग्बंधु किसे कहते हैं? यानी कि आप दूसरी दिशा जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण की ओर पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 जो ये दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो 4 दिशाएं को दर्शाया जाता है उसे प्रधान दिग्बंधु कहते हैं। प्रधान दिग्बंधु, इनके बीच की 4 दिशाएं होती है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, ये सब होता है। हम दिक् सूचक की सहायता से स्थान की शिक्षा लगा सकते हैं, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है, जो आप देखे होंगे एक छोटी सी, वो इतनी बड़ी सी आप देखे होंगे, इस तरह की होती है। यहाँ पे सुई लगी होती है, ये सुई दिशा बताती है। तो ये चुंबकीय सुई होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर बताते हैं। प्रतीक या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों आदि पटरियाँ या कुओं का दिखाना संभव नहीं होता है। उसे प्रतीकों द्वारा दिखा दिया जाता है। ये सब मानचित्र प्रतीक वाले मानचित्र हो गए हैं। फिर रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददस्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। फिर आपको अपने मित्र के घर के रास्तों को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकते हैं। उसे हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। बना सकते हैं और इस प्रकार आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। बिना पैमाने से जो आरेखण खींचा जाता है उसे हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। बाकी क्वेश्चन आंसर ये अपने हाथ से कर लेना।